जो आपसे सवाल किया वो आपका अपना बयान जो कि आपने दिया था, जो हर जगह मौजूद है, जिसमें आपने कहा, और मैं फिर से दोहरा दूं आपके लिए, कि अगर धर्म के नाम पर जिसने तुम्हारा घर जलाया है उससे इंतकाम नहीं लोगे तो हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। अब आप मुझे समझाइए खान साहब कि ये किसी भी सूरत में भड़काऊ नहीं तो क्या है? आपने आधी बात कही। हमारी किताब कुरान हकीम है और हम उसके जेर जबर पर ईमान रखते हैं। उसमें एक आयत का तर्जुमा है कि मत जाओ नमाज के करीब। बहुत से लोगों ने इस पर अपनी बात कही और मुसलमानों से कहा कि कुरान खुद कहता है नमाज मत पढ़ो, लेकिन ये आधी बात है। मिसाल दी जाती है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। उस आयत का पूरा तर्जुमा यह है, मत जाओ नमाज के करीब उस वक्त जब तुम नशे की हालत में हो। इंतकाम लो, मजहब के नाम पर जुल्म करने वालों से इंतकाम लो। चुनाव के दिन साइकिल के बटन पर निशान दबाकर। यह बात आपने नहीं सुनवाई। आपने सिर्फ इतनी बात सुनवाई कि मत जाओ नमाज को, मत जाओ नमाज के करीब। लेकिन कब? जब तुम नशे की हालत में हो। हमने इंतकाम हथियार से लेने को नहीं कहा है, बल्कि एक जगह मैंने बैलेट का शब्द इस्तेमाल किया है कि बैलेट से उसका इंतकाम। आखिर इस मुस्लिम लफ्ज से इतना एतराज क्यों है? क्या लफ्ज मुस्लिम एक सच नहीं है? क्या आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ देश का 1947 में, क्या बापू ने यह नहीं वादा किया था कि एक संविधान होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे लोग एक ही आसमान के नीचे जिएंगे, एक कानून होगा, कोई धर्म का बंटवारा नहीं होगा, जात का बंटवारा नहीं होगा, औरत और मर्द का बंटवारा नहीं होगा, छोटे बड़े गरीब और अमीर का बंटवारा नहीं होगा? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान से भागते हुए मुसलमानों से यह नहीं कहा था उर्दू पार्क में जामा मस्जिद के सामने कि मुसलमानों रुक जाओ, ताजमहल का हुस्न तुम्हें पुकारता है, रुक जाओ, कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें आवाज देती है, रुक जाओ, जामा मस्जिद का तकद्दुस तुम्हें वास्ता देता है, रुक जाओ? और भागते हुए मुसलमान रुक गए थे, इसलिए कि उनसे बापू ने वायदा किया था, इसलिए कि उनसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वायदा किया था। बेईमान वो नहीं है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। ईमानदार वो नहीं है, माफ कीजिए, जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका मिला और फिर वो ईमानदार रहा। हिंदुस्तान से बिरादरान वतन पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा सकते थे। वो नहीं गए पाकिस्तान, मेरे वालिद नहीं गए, मैं नहीं गया, मेरी औलादें नहीं जाएंगी, क्योंकि हम किसी से भी ज्यादा हिंदुस्तान को मोहब्बत करते थे और चाहते थे और चाहते हैं। यह हमारा मजहबी फरीजा भी है और बहैसियत मुसलमान हिंदुस्तान पर हमारा यह हक भी है जी। और हम हिंदुस्तानी मुसलमान इस हक के बगैर जीना भी नहीं चाहते जी। दरअसल उसी हक को हम मांग रहे हैं अपने, क्योंकि बड़ी आसानी से हमें आईएसआई एजेंट कहा जाता है जी, पाकिस्तानी एजेंट कहा जाता है। हम तो सुन चुके, लेकिन हमारी औलादें हमसे पूछती हैं, हमारी नस्लें, हिंदुस्तानी नस्लें हमसे पूछती हैं, क्या हम पाकिस्तानी एजेंट हैं? क्या हम गद्दार हैं, आईएसआई के एजेंट हैं? इसलिए मालूम होना चाहिए देश के उन नौजवानों को जिन्हें आरएसएस और फाशिस्ट ताकतों ने यह समझाने की कोशिश की है कि मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन पर बोझ हैं। आजादी के वक्त इन्हें जाने के लिए दरवाजा खोल दिया गया था, ये क्यों नहीं गए पाकिस्तान जब धर्म के नाम पर एक देश बन गया जी। इसलिए आज ये समझाना अपने उन नौजवान बच्चों को और जवान बच्चों को समझाना जरूरी है कि बेटो, हम गद्दार नहीं हैं, हमसे नफरत मत करो, हमसे मोहब्बत करो। और ये जो कुछ भी उस दिन का बयान है हमारा, सिर्फ हमारे दिल का दर्द, तकलीफ है, और हम ये सीख देना चाहते हैं कि हम भी मोहब्बत किए जाने के काबिल हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो दिल का दर्द था, सियासत का तड़का नहीं था उसमें। बहरा खान साहब, हम रुक करते हैं अपने अगले सवाल का, और इससे जुड़े हमें सवाल हमने स्टूडेंट लाइफ के बाद, मैं एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था, इमरजेंसी लग गई थी,
LLM फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था और मेरा कैरियर वहां बच्चे पढ़ाने का था, मुझे वहां अपॉइंटमेंट मिलना था, शायद मैं इस तरफ आता भी नहीं। क्योंकि सारे यूनियन के नेता गिरफ्तार हो रहे थे, मैं भी पकड़ा गया। पहले अलीगढ़ जेल में रहा, फिर बनारस जेल में रहा, 2.25 बरस में जेल में रहा। हाँ, मैंने माफी तब भी नहीं मांगी थी। और उसके बाद जो हमारे पहले राजनीतिक गुरु हुए वो चौधरी चरण सिंह जी हुए, और उसके बाद जब बाइफरकेट हुई पार्टी तब उसमें हम मुलायम सिंह जी के साथ आए। हमने कभी दल नहीं बदला, हमने कभी वफादारियां नहीं बदली, और हम तो यहां तक वफादार हैं कि हमें हमारे सियासी रहनुमा ने निकाल भी दिया तब भी हमने किसी का दरवाजा चलिए इसी मोड़ पर हम रुक करते हैं अपने अगले पैकेज का, अपने अगले सवाल का, जो हम खान साहब से पूछेंगे। मैंने जो आपसे सवाल किया वो आपका अपना बयान जो कि आपने दिया था, जो हर जगह मौजूद है, जिसमें आपने कहा, और मैं फिर से दोहरा दूं आपके लिए, कि अगर धर्म के नाम पर जिसने तुम्हारा घर जलाया है उससे इंतकाम नहीं लोगे तो हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। अब आप मुझे समझाइए खान साहब कि ये किसी भी सूरत में भड़काऊ नहीं तो क्या है? आपने आधी बात कही। हमारी किताब कुरान हकीम है और हम उसके जेर जबर पर ईमान रखते हैं। उसमें एक आयत का तर्जुमा है कि मत जाओ नमाज के करीब। बहुत से लोगों ने इस पर अपनी बात कही और मुसलमानों से कहा कि कुरान खुद कहता है नमाज मत पढ़ो, लेकिन ये आधी बात है। मिसाल दी जाती है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। उस आयत का पूरा तर्जुमा यह है, मत जाओ नमाज के करीब उस वक्त जब तुम नशे की हालत में हो। इंतकाम लो, मजहब के नाम पर जुल्म करने वालों से इंतकाम लो। चुनाव के दिन साइकिल के बटन पर निशान दबाकर। यह बात आपने नहीं सुनवाई। आपने सिर्फ इतनी बात सुनवाई कि मत जाओ नमाज को, मत जाओ नमाज के करीब। लेकिन कब? जब तुम नशे की हालत में हो। हमने इंतकाम हथियार से लेने को नहीं कहा है, बल्कि एक जगह मैंने बैलेट का शब्द इस्तेमाल किया है कि बैलेट से उसका इंतकाम। चलिए मैं और सवालात लेता हूं जी। आजम खान साहब, आप समाजवादी पार्टी और सूबे की सरकार के सबसे कद्दावर नेता और सबसे प्रभावशाली मंत्री हैं। पूरे देश की जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक बिरादरी है वो एक बात पर सहमत है कि मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा उनकी सुरक्षा का है। आपके सरकार में रहते, आपकी पार्टी के सरकार में रहते और मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा मुलायम सिंह यादव की पार्टी की सरकार के रहते दंगा होता है, आप उन्हें बचा नहीं पाते हैं। तो मुसलमान क्यों भरोसा करें कि आप उन्हें सुरक्षा दे सकते हैं? मैं आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है उसका जवाब पहले देने की कोशिश करूंगा। मुसलमान क्यों भरोसा करे या ना करे, ये इंशाअल्लाह चुनाव के नतीजे बताएंगे, और वो नतीजे बहुत दूर नहीं हैं। जहां तक दंगों का सवाल है, मैंने मुजफ्फरनगर के उन मजलूमीन से जिनकी हर आह के साथ मैं हूं, उनके हर आंसू के साथ हूं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान, हर मजलूम। और यही सबब है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे 7 नोटिसेज हैं। एक चैनल ने स्टिंग किसी का किया, नाम मेरा लिया, 7 नोटिस मुझे उस पर सुप्रीम कोर्ट से हैं। और मुजफ्फरनगर के मजलूमीन अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अगर वहां चला गया होता तो न जाने फाशिस्ट ताकतें क्या कहर ढा देती। वो मेरे न जाने को ही अपने लिए आफियत मानते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये अर्ज करना चाहता हूं आप तक भी और तमाम उन लोगों तक जो इस सवाल का इंतजार कर रहे हैं कि यही हमारी बेगुनाही का सबूत है कि जब हमारी हुकूमत बनती है और हम उन लोगों के लिए जो चुनाव में जीत के बाद हाथ खोलकर चलते हैं और उन्हें यकीन होता है कि अब मुलायम सिंह की सरकार आ गई, अब कोई उनकी शक्ल देखकर फैसला नहीं करेगा। अब थाने में रपट शक्ल देखकर लिखी या नहीं लिखी जाएगी, रेल और बसों में चलना उन्हें खतरनाक नहीं लगेगा। अब उन्हें भी नौकरियां मिल सकती हैं और वो भी इज्जत और सम्मान की जिंदगी अब जिएंगे। ये दरअसल फाशिस्ट ताकतों को बर्दाश्त नहीं होता और तब वो फाशिज्म का नंगा नाच करते हैं। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, ये खेतीहर मजदूर थे, ये उनके लिए जिनकी बच्चियों की चूड़ियां, सिंदूर, दहेज, तिलक, ये उनकी मेहनत और खून पसीने से बनकर आता था, जो उनके जिस्मों पर मालिश करते थे। क्या कर दिया? अपने ही मजदूरों को मार दिया, उन्हीं के घर जला दिए, उन्हीं की अस्मतें लूट ली।
हम बचा पाए, हम बचा पाए। हमने 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 इस गलती को माना है, उनको आप मदद दे सके। हमने इस गलती को माना है, सिर्फ हमने नहीं, हमारे नेताजी ने माना है। मुलायम सिंह यादव जी ने भरी सभा में कहा है कि अफसरों के निकम्मेपन से और उनकी कमी से ये जो चंद घंटे का और जितने दिन का भी हुआ, ये उनके सबब हुआ। तो ऐसे में नेताजी माना है और नरेंद्र मोदी में इसे क्या माना फर्क हुआ है। गुजरात की पृष्ठभूमि और उत्तर प्रदेश में? लेकिन मुजफ्फरनगर के 5 गांवों की वजह से पूरे हिंदुस्तान की अकलियत को सजा नहीं दी जा सकती। मुजफ्फरनगर के मजलूमीन ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उनकी नाराजगी का साया पूरे हिंदुस्तान पर पड़ा तो फाशिस्ट ताकतें हावी आ जाएंगी और उनका जीना नामुमकिन हो जाएगा। खान साहब, एक और सवाल ले लेता हूं मैं। मेरा नाम शेष नारायण सिंह है और देशबंधु अखबार से हूं। मेरे एक सवाल में 2 पार्ट्स हैं। एक तो ये कि आप एक देश की बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के महासचिव को अपराधी कहते हैं, क्यों? और दूसरा सवाल यह है कि आप एक जमात के सारे नेताओं को फासिस्ट क्यों कहते हैं? इसके पास आपके पास आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं कि बस कह देते हैं? देखिए, जब बापू की हत्या हुई थी तब ये बहस देश में छिड़ी थी और एक सामाजिक संगठन जिसे आरएसएस कहते हैं, वो उस वक्त के गृह मंत्री जी ने, जिन्हें आज की भारतीय जनता पार्टी अपना आइडियल बताती है, उन्होंने बैन किया था। लेकिन उसी संगठन को बहाल तो किया कांग्रेस ने, लेकिन बहाली का सबब नहीं बता सकी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की नीयत भी साफ नहीं थी, क्योंकि बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस पर कम नहीं थी। बापू की मंशा के खिलाफ बंटवारा हुआ था। मैंने अगर किसी को अपराधी कहा है तो मेरा कहना नहीं है, ज़बाने खल्क को नक्काराए खुदा समझो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शहर का गुंडा हो तो सिटी मजिस्ट्रेट शहर बदर करता है, जिले का गुंडा हो तो जिला मजिस्ट्रेट जिला बदर करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिसे गुजरात में जाने पर पाबंदी लगाई हो, मैं भारत रत्न के लिए सिफारिश करूं? मैंने नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट साहब, एक सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव में क्या फर्क है? आप अभी थोड़ी देर पहले अफसरों को पर एक तरह से उनको दोष मढ़ रहे थे, तो एसआईटी में भी यही बात थी। तो सवाल यहां पर यह है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव में क्या फर्क है, अगर मैं आप ही के लॉजिक को देखूं तो? अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जैसे ऐतिहासिक सभ्य व्यक्ति के उनसे भी ज्यादा कल्चर और सभ्य बेटे हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दार्शनिक हो रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े आप दार्शनिक हो रहे हैं। यकीनन होना चाहिए। मैं आप ही के लॉजिक का बात कर रहा हूं। हमें खूबियां बताना चाहिए ताकि समाज को आपके माध्यम से पता चले, तो और ये आपका भी उपकार होगा, ये आपका भी उपकार होगा कि आपकी वजह से देश ये जान पाएगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। जो गलती थी उसे मुख्यमंत्री जी ने भी माना, नेताजी ने माना, हमने माना। तो यानी कि मोदी और उनमें कोई फर्क नहीं, आप इस बात को मान रहे हैं? लेकिन अखिलेश यादव स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगों के जिम्मेदार नहीं हैं, उन पर यह इल्जाम नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और हम बेगुनाहों के खून के समंदर में खड़े हुए नहीं। मगर बीजेपी पलट के कह सकती कि अदालत में इस चीज साबित नहीं हुई। कौन सी अदालत? स्पॉन्सर्ड अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो अदालत थी, जिसका फैसला आया, जिसकी बात बीजेपी करती है, अभी तो ये साबित नहीं हुई। अभी तो ये अदालत का पहला कदम भी नहीं है। चलिए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो मंजिल बहुत आगे है। जी आजम खान साहब, आपका जब से हम सब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग तब से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लगातार विवादों में रहे हैं। या तो आपके बोलने में कोई गड़बड़ है या सुनने वाले में कोई गड़बड़ है कि आपकी हर बात पे विवाद खड़ा हो जाता है। और विवाद खड़ा होने का मतलब ये हुआ, अभी मैं कहूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 4 नंबर की पार्टी थी बीजेपी, वो पहले नंबर पे आ गई है या पहले नंबर की लड़ाई में आ गई है कम से कम। और पश्चिम में तो जबरदस्त बंटवारा हो गया हिंदू मुसलमान का, और ये 3-4 बयानों से हुआ, जिसमें एक आपका भी बयान है।
तो आपको बयान देते हुए क्या ये लगता, ये आप जानबूझ के करते हैं या आदतन हो जाता है, या सच्चाई इतनी कड़वी है जो आप कहते हैं और बाकी सबके लिए वो एक विवाद का विषय बन जाता है? मैं अपने शहर में पिछले 40 बरस से बोल रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में भी इतने ही अरसे से बोल रहा हूं। आप मेरे सारे कैसेट्स उठाकर देख लें कि जब मैं बोलता हूं तो सुई फेंक दीजिए तो उसकी आवाज आती है। न मैं गलत बोलता हूं, न सुनने वाले गलत सुनते हैं। और यही वजह है कि मैं 8वीं बार एक ऐसे शहर से मुंतखब होता हूं जिसका इतिहास जुल्म से भरा हुआ है, नवाबों का शहर, अंग्रेजों का शहर, जहां बोलने की आजादी नहीं थी, जहां उन सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं थी जिस पर नवाब की सवारी चलती थी, जहां 8वें से ज्यादा कोई शिक्षा नहीं पा सकता था, कोई अपने घर खुशियों के शादियाने नहीं बजा सकता था। बेटी जवान होती थी तो मां बाप को उसकी जवानी के लुट जाने का खतरा होता था। और क्या हुआ है, वो किताबें लिखी गई हैं इतिहास की, क्या कुछ नहीं हुआ है। उसके बावजूद इस शहर में एक लोकल नेता होने के नाते लोग ऊब जाएंगे 40 बरस तक किसी को सुनते हुए। लेकिन आप अभी चलिए मेरे साथ, मैं बाजार में उतर जाऊंगा आपकी गाड़ी से, फिर देखिएगा आप लोग मुझे किस तरह सुनते हैं, लोग किस तरह मुझसे प्यार करते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। आप मेरे साथ किसी हिंदू मोहल्ले में चलिए, किसी सिख इलाके में चलिए, और फिर मेरी माएँ और बहनें और बेटियों का जो मेरे साथ रवैया है उसे देखिए और दिखाइए, ताकि पूरे हिंदुस्तान को यह सबक हासिल हो कि वो जिसका सिर्फ एक बैंक अकाउंट है और वो भी लखनऊ के विधानसभा के बैंक में, उसका दामन बिल्कुल बेदाग है और वो देशद्रोही नहीं है, वो गद्दार नहीं है, वो आईएसआई का एजेंट नहीं है, वो तुम्हारा ही अपना है और तुम उससे बहुत काम ले सकते हो। खान साहब, अगर एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में ऐसे मिल जाएं किसी भी धर्म जाति के, जो ये सबूत दे दें कि इंसाफ के कलम से कभी ना इंसाफी हुई है, तो मैं खुला ऐलान करता हूं कि मैं हमेशा के लिए सियासत की जिंदगी से हट जाऊंगा। खान साहब, अगला सवाल लेते हैं। आजम खान साहब, अभी जो हमारे सीनियर साथी ने आपसे सवाल किया, मैं उसी को एक शेर की शक्ल में करना चाहता हूं और थोड़ी सी तहरीफ से वो शेर पढ़ता हूं कि तुम आह भी करते हो तो हो जाते हो बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है आपकी जबान में, आपकी तकरीर में, आपकी तहरीर में? वजह बेरंगी गुलजार कहूं तो क्या हो, वजह बेरंगी गुलजार कहूं तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूं तो क्या हो। सिर्फ ये कहने पर कि मैं वफादार हूं, कौन कितना गुनहगार है ये तो पूरा देश जानता है। और मैं ये भी अर्ज कर दूं आपसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी या फाशिस्ट ताकतें ये समझती हैं कि सच सामने आने से उनकी ताकत बढ़ गई है, तो ये भी देश का दुर्भाग्य होगा। और इस गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी न रहे। अभी जो कल चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट ढूंढने के लिए कौन जीता, मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा। खान साहब, इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं, मैं हाँ या ना में एक जवाब जानना चाहूंगा। क्या आप कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग समझते हैं या नहीं? यह सवाल हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का अपमान है। नहीं, मैं मुसलमान के जरिए नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। मैं आप ही के एक बयान को पेश कर रहा हूं। मैं मुसलमान भी हूं। नहीं, सुनिए मेरा बयान। और इस सवाल के पीछे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का अपमान हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है, यकीनन हुआ है। आपका बयान है, मैं आपको इस सुनाता सवाल हूं। ने हमारा दिल दुखाया है। बिल्कुल और नहीं, सिर्फ सर। हमारा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर हिंदुस्तानियों का दिल दुखाया है। मैं आप ही का बयान आपको सुना रहा हूं। ये सवाल हमसे ही क्यों पूछा गया? नहीं, ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछा गया? देखिए, आप इमोशनल हो रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा कश्मीर पर जो आपने बयान दिया था गुलाम नबी आजाद के संदर्भ में कि आपने कहा था कि भारत नहीं, वो कश्मीर के हैं, वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है या नहीं, उस पर भी विवाद है।
अब ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट का नैरेटिव नहीं है और ये भी आपका बयान है। और कम से कम ये मत कहिएगा सर कि यहां पर भी मेरे पूरे बयान को नहीं सुनाया गया। मेरे नौजवान दोस्त, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आपसे कम, और जब खूबसूरत बनाया है तो यकीनन आप खूबसूरत भी हों। मेरी ये दुआ है आपके लिए। इस मुकदमे में जो ये लिखा गया है, मैं फिर कहूंगा कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बचा कर रखिए। इस मुकदमे में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही मेरे खिलाफ कायम हुआ और तभी फाइनल रिपोर्ट लग गई थी, क्योंकि ये गलत छापा गया था। और हम मुसलमानों की तरफ से आप कोई, या मेरी तरफ से कोई एक सानेहा ऐसा बता दीजिए जब कश्मीर के सिलसिले में कोई हिमायती बयान न सिर्फ ये कि मैं, बल्कि किसी हिंदुस्तानी मुसलमान ने ये दिया हो कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये बयान मैंने खुद देखा है और कार्यक्रम के बाद आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। नहीं दिखा पाए, बहरहाल इस कार्यक्रम के सिलसिले नहीं को दिखा पाएंगे।